हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निधि कौशिक एंड केसीसी पर। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है आज मंडे है, मैं आज आपको आपके अकाउंट के एग्जाम का एनालिसिस कराने जा रही हूँ। 12th क्लास के यूपी बोर्ड के एग्जाम का एनालिसिस। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ। आपका जो एग्जाम हुआ है वो अकाउंट का 12th क्लास का लेखा शास्त्र, यानी कि आपका ये जो एग्जाम था ये 3 घंटे 15 मिनट का था। पूरे 100 मार्क्स का ये जो एग्जाम था आपका। सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें ताकि आपको एटलीस्ट ये पता रहे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और बिल्कुल भी मतलब भागा दौड़ी ना हो आप लोगों को। इसलिए आपको पहले दे दिए जाते हैं 15 मिनट्स एग्जाम हॉल में जाकर के कि आप अपने प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से रीड कर लो। उसके बाद आता है कि निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको जितने भी बहुविकल्प है 10 दिए गए हैं। 10 ही आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 आपको लघु उत्तरीय और 3 प्रश्न आपको दीर्घ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर फिर सेकंड में उन्होंने बोला है कि प्रत्येक प्रश्न की निर्धारित अंक, उसके सम्मुख अंक, यानी कि जो जितने मार्क्स का है वो सब आपको बता के रखा हुआ उन्होंने। वो जो बहुविकल्प है वो 1-1 मार्क्स के हैं, और जो आपके अति लघु क्वेश्चन हैं वो आपके हैं, अति लघु क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के हैं, एंड वेरी शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के, और शॉर्ट क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच। और जो आपका दीर्घ क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स ईच का है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमने आपको जो कंपनी चैप्टर कराया था उसका कितना बड़ा रोल था आपके एग्जाम्स में मार्क्स ऑब्टेन कराने के लिए। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्प जो है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको बता देती हूँ। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल क्वेश्चन, वो दिया हुआ है कि नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है, यानी कि पार्टनरशिप, इंग्लिश में भी बोल देती हूँ मैं इसको, कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो बोला गया है कि ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इन क्रेडिट टू, यानी किस चीज को क्रेडिट किया। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी संपत्ति के मूल्य में आप वृद्धि कर देते हो, जब मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से डिटेल में करा दूंगी। बस अभी जो कंपनी में से मैंने तुमको जो भी कराया उसमें से तो आया ही आया है, वो मैं आपको दिखाई दूंगी एग्जाम के अंदर आपके, आप लोगों को दिख भी गया होगा। लेकिन पार्टनरशिप में भी क्या है कि जो नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति, अगर किसी एसेट्स को इंक्रीज होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, कौन से अकाउंट में। नंबर 1 लाभ हानि खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते, संपत्ति खाते, या पुराने साझेदार की पूंजी खाते में। तो या तो P&L, या तो रिवैल्यूएशन, या एसेट्स अकाउंट, या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन चारों में से किस में क्रेडिट करते हैं हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में करते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाता है आपका पुनर्मूल्यांकन खाते में, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आता है, अब आप देखते रहिएगा आपका कितना सही है या कितना गलत आप एग्जाम में करके आए हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या किया है। नंबर सेकंड आता है, जब कोई नया साझेदार किसी विद्यमान फर्म में प्रवेश प्राप्त करता है तो उसे फर्म में कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो नंबर 1 लिखा हुआ है संपत्ति में हिस्सा, नंबर 2 लाभ में हिस्सा, नंबर 3 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब कोई नया साझेदार पार्टनरशिप में एंटर करता है तो उसको संपत्ति में भी हिस्सा मिलता है और लाभ हानि में भी मिलता है। तो इसमें बहुत आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आएंगे। नंबर 3 की बात आती है पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है। देखिए, मैंने जब आपको बताया था, जब मैंने शायद आपको कंपनी के लास्ट में एक थ्योरी वाला पार्ट कराया था, कुछ 7-8 मिनट्स का वो क्लास था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पूंजी का वो वाला हिस्सा जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, वो कौन सा था? वो था रिजर्व वाला। अयाचित जो आपकी मांग, अयाचित जो याचना थी, वो वाली जो मिली नहीं थी उसको आरक्षित करने के लिए जो रखा हुआ था वहां पे, मैंने समझाया था अच्छे से वहां पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरक्षित पूंजी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 4, आय व्यय खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं आय व्यय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो नंबर 1, खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, यह प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर बनाया जाता है। ओके, इस खाते की बचत को पूंजी कोष में जोड़ा जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि आय व्यय खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, ये भी है। प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर हम P&L बनाते हैं, ये भी बात सही है। इस खाते की बचत को पूंजी कोष में जोड़ा जाता है, यानी कि कैपिटल का जो फंड होता है, देखिए इसमें भी जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है
फोर्थ, अंशों व ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण निर्गत करा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है, जो है शेयर्स को जब इशू करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रोस्पेक्टस की जरूरत होती है। कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती है जनता को आमंत्रित करने के लिए कि तुम हमारे शेयर्स ज्यादा से ज्यादा खरीदो। तो जो ये प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है, क्या वो सार्वजनिक कंपनी कर सकती है, क्या वो निजी कंपनी कर सकती है, क्या दोनों कंपनियां ही कर सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें आएगा सार्वजनिक कंपनी ही केवल कर सकती है, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी ही सिर्फ प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है, निजी कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है अकाउंट, वो हमारी बैलेंस शीट की किस साइड में दिखाया जाता है? तो दोस्तों जो रिजर्व वाला पार्ट होता है वो दिखाया तो जाता है आपका किस में, लाइबिलिटीज साइड में, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो है, इसने पूछा है कि किस हेडिंग में, यानी कि किस शीर्षक में, तो वो संचय और अतिरेक, इसके अंदर अतिरेक दिया है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, अतिरेक सरप्लस को कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है संचय एवं अतिरेक। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। एक बात बताइए, जब हम अंशों को हरण करते थे तो हमने आपको क्या एंट्री बताई थी? देखिए जब हमने आपको शेयर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह के बारे में बताया था तो हमने हरण करने की एंट्री क्या बताई थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल्स एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर, राइट, ऐसे बताया था। तो अभी क्या है, इसके अंदर पूछा है कि जब अंशों को हम हरण करते हैं तो हम उसकी जो शेयर कैपिटल में अमाउंट डालते हैं तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कौन से रेट पर करते हैं? तो नंबर 1, हरण किए गए अंशों की चुकता पूंजी से करते हैं, या हरण किए गए अंशों की याचित पूंजी से करते हैं, हरण किए गए अंशों पर याचित नहीं करी गई पूंजी से करते हैं, या फिर हरण किए गए अंशों के अंकित मूल्य से। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जितने रुपए वाले तुम्हारे वो शेयर्स होते हैं, लाइक 10 रुपए वाले 10,000 अंश अगर तुमने निर्गमित करे हैं तो हरण करते हुए 10 रुपए ही शेयर कैपिटल में 10 रुपए की ही मल्टीप्लाई होती है। जो अंश हरण करे गए हैं उनकी मल्टीप्लाई अंकित मूल्य पर ही होती है, यानी कि जो पहले रेट था उसी रेट पर होती है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 8, अंश हरण किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई इसमें जो लिखा हुआ है कि मांग राशि के भुगतान न करने पर, सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, बैंक ऋण का भुगतान न करने पर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब हम अंशों का हरण करते हैं तो कब करते हैं? जब हमने जो कॉल मांगी है और वो देने में असमर्थ होता है तभी करते हैं। तो इसीलिए मांग राशि के भुगतान न करने पर आपका हरण किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। अंश हरण किए गए खाते, अंश हरण किए जाते हैं मांग राशि के भुगतान न करने पर। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें बोला है नंबर 1 अयाचित लाभांश, नंबर 2 पूर्वाधिकारी लाभांश, नंबर 3 अंतरिम लाभांश, नंबर 4 अंतिम लाभांश। तो दोस्तों 9th का थर्ड क्वेश्चन का आंसर, मतलब थर्ड आंसर ठीक होगा इसका, 9th का अंतरिम लाभांश। अगर वर्ष के मध्य में दिया जाता है तो उसको अंतरिम लाभांश कहते हैं। नंबर 10 आते हैं, ख्याति के संबंध में जो लेखांकन मानक रखा गया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा रखा गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो इसका सही आंसर होगा अकाउंट स्टैंडर्ड 10। अब दोस्तों हम आ जाते, जो कि 5 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, और आपके जो लॉन्ग में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं न्यूमेरिकल पोर्शन भी यहाँ पे कराने लग जाऊंगी। तो आज मैंने आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल और लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में मोटा मोटा बता दूंगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना सही है गलत किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा सा तबीयत का इशू है, वरना लंबा वीडियो बन भी जाता तो भी कोई इशू नहीं था, मैं आपके लिए वो बना देती न्यूमेरिकल पोर्शन। थोड़ा सा तबीयत का इशू है तो इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द कल लेकर आ रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।